बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो में जनाब हम गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम समाअत आपको पता है हो रही थी आज, और पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं। ताहयात नाअहली केस के हवाले से जो है उसको आज समाअत 4 जनवरी यानी परसों तक जो है उसको मुलतवी कर दिया गया है। और आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े खुल के जो है वो रिमार्क्स हमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नजर आए, जिसमें ये बज़ाहिर बड़ा फील हो रहा है कि जो फैसला है वो नवाज शरीफ साहब और ऐसे जो कैंडिडेट जिनको ताहयात नाअहल किया गया है उनके हक में जाएगा। इसके हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ एक वीडियो जो मैंने पहले अपने चैनल में ही बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि पीटीआई के दोस्त जो है वो ज्यादा खुश ना हो, बल्कि उनके लिए जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के ने पेशावर हाईकोर्ट के अंदर जो दरखास्त दायर की थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी बल्ले के इंतखाबात के हवाले, बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से, उस पर भी फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। तो इस हवाले से भी आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी वीडियो का आगाज करते हैं। और आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत जो है वो हमने देखी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो नाअहली के मुद्दत से मुतालिक केस की बराह रास्त उसने जो है वो हमने देखा कि समाअत की, उसको नश्र किया गया टेलीविजन चैनल्स पर। और इसके दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जो है आवाम, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो बज़ाहिर इससे एक पिक्चर जो है वो बड़ी क्लियर हो रही है। इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सर थोड़ा सा पहले इसके हवाले से आपको बता दूं कि 7 रुकनी बेंच जो कि समाअत कर रहा है इस तमाम केस की, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो शामिल हैं। और आज जब केस की समाअत का हमने देखा कि आगाज हुआ तो इमाम बख्श कैसरानी जो कि दरख्वास्त गुजार थे इस तमाम तरह वाक़े के, जिनको नाअहल 2018 में कर दिया गया था, उनके वकील साकिब जिलानी और अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टरम पर आए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सजा जो है वो 5 साल करने की कानून साजी को हम सपोर्ट करते हैं और नवाज शरीफ के ताहयात नाअहली के फैसले पर भी नजरसानी होनी चाहिए। यहां जो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हमेशा हुकूमत का नुमाइंदा होता है, तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर बड़ी क्लियर होगी कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है वो ये चाहती है कि नवाज शरीफ साहब का जो फैसला जिनको ताहयात नाअहल किया गया था अदालत की जानिब से, अब उस फैसले पर भी नजरसानी होनी चाहिए। और 5 साल की मुद्दत जो है ये बहुत होती है। 5 साल की मुद्दत अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद उनको जो है वो अहल होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस हवाले से आज हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के जो रिमार्क्स है वो भी बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। एक रिमार्क्स जो उन्होंने हमने देखा कि उन्होंने दिया अपनी गुफ्तगू के दौरान, अपनी इस समाअत के दौरान, उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन लड़ने की जो अहलियत बयान की गई है, अगर इसमें कायद आजम भी होते तो वो भी नाअहल हो जाते। ये आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये भी कहा गया कि किसी भी शख्स को जब एक बार सजा मिल गई है तो ये बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी भी इंतखाबात ना लड़ सके। और एक और चीज, एक जुमला जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन का लफ्ज सिर्फ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। एक आम मुसलमान जो है वो अपने लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तो ये इस पूरी समाअत का, इस पूरी गुफ्तगू का क्रक्स था, पूरे आप समझ लीजिए रिमार्क्स का क्रक्स था जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से दिए गए, जिनसे एक चीज जो है वो बड़ी क्लियर हो रही है, जो तो मैं अपनी कल की वीडियो में भी आपके साथ बयान कर चुका था कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको ताहयात नाअहली जो है उनकी उसको खत्म कर दिया जाएगा। और सिर्फ उनकी नहीं बल्कि इसके साथ साथ जहांगीर तरीन जो है उनकी भी नाअहली को खत्म कर दिया जाएगा। इस वक्त आईपीपी को लीड कर रहे हैं, आपको पता है, उनकी ताहयात नाअहली खत्म कर दी जाएगी, वो भी इलेक्शन में जाएंगे। वो दरखास्त गुजार कैसरानी साहब जिनकी ताहयात नाअहल करने पर इस दरखास्त का जो है आगाज किया गया था, समाअत का आगाज किया गया था, उनको भी जो है नाअहली खत्म कर दी जाएगी। तो ये वो तमाम लोग जिनकी नाअहली किसी न किसी वजह से की गई थी पीछे साकिब निसार साहब के दौर में, चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में, और उन तमाम की नाअहली जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा और ये तमाम लोग जो है इंतखाबात लड़ने के अहल होंगे। मैं आपको बताऊं तो आज हमने देखा कि समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल किया कि
डिक्लेरेशन देने का तरीकेकार क्या है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह जवाब दिया कि बगैर एफआईआर या मुकदमे के भी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात की जा सकती है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) में कहां लिखा हुआ है कि नाअहली की मुद्दत कितनी है। जस्टिस मंसूर ने भी इस्तफसार किया कि सवाल यह है कि क्या झेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है। कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। अब ये वो जजेस के सवालात हैं जो कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल और जो वकला पेश हुए थे उनसे पूछे, और साथ ही साथ ये रिमार्क्स भी दिया गया कि एक शख्स को जब अदालत से एक बार सजा मिल गई है तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद वो कभी भी इंतखाबात ना लड़ सके, और आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान जो है वो भी पेश हुए अदालत में। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत अगर 5 साल मुकर्रर कर दी जाए तो वो इसके हक में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए कहा कि ये बताएं कि आर्टिकल 62 में ये शिकें शामिल कब की गई, जिस पर जो जहांगीर तरीन के वकील है उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62 आईन पाकिस्तान 1973 में बड़ा सादा था और आर्टिकल 62 में इजाफी शिकें जो है वो सदारती ऑर्डर 1985 के अंदर जो है वो शामिल की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिया ने ये किरदार अदा किया उस वक्त के जो सदर थे और इससे मुतालिक शिकें जो है वो शामिल करवाई, और क्या जियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था ये पूछा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। और उन्होंने कहा कि सितम ज़रीफी यह है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आइन आने वाले जो है वो खुद आइन तोड़ देते हैं और फिर ये तरामीम भी कर देते हैं। जिस फौजी आमिर ने 1985 में आइन को रोंदा उसने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया, और एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार जो है वो मुकर्रर कर सकता है। जस्टिस मंसूर ने मजीद कहा कि सवाल यह भी है कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 62 और 63 पर जब मोहर लगाई गई, जबकि चीफ जस्टिस जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सूबों के माबैन तनाजात पर जो है डिक्लेरेटिव फैसला जो है वो दिया जा सकता है। इस मौके पर सनाउल्लाह बलूच ने कहा कि 50 साल से कानून जो है उसमें अरकान की अहलियत का मयार जो है वो तय है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर इससे पहले कोई भी 62(1)(f) के तहत नाअहल क्यों नहीं हुआ। तो ये इस तरह के रिमार्क्स हमने देखा कि आज पूरी समाज के दौरान जो है वो सामने आते रहे, ताहम बादजा हमने ये देखा कि समाज जो है उसको मुलतवी कर दिया गया 4 जनवरी तक के लिए, और जब समाज जो है वो मुलतवी की गई तो चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि कुछ शिकें जो है वो ऐसी होती हैं जो हकाइक से मुतालिक है और वो आसान है, और कुछ शिकें जो है वो मुश्किल है जैसे अच्छे किरदार वाली शिक, जिस और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अच्छे किरदार के हैं, जिस पर अदालत में हमने देखा कि कह भी सुनाई दिए। खैर इन तमाम समात के बाद हमने देखा कि अदालत की जानिब से समात जो है उसको मुलतवी कर दिया गया और 4 जनवरी तक इस समात को जो है वो मुलतवी किया गया, और चीफ जस्टिस ने ये फाइनल रिमार्क्स दिए कि कोशिश होगी कि 4 जनवरी यानी परसों केस की समात जो है उसको मुकम्मल कर लिया जाए, और मुशावरत के बाद अदालती मुआविन जो है हो सकता है कि हम उसको भी मुकर्रर कर दें। यहां जो एक बात काबिल जिक्र है वो ये है कि कानूनदान का कहना है कि नाअहली 62(1)(f) के बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे, और यही बात जो है ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं कि किसी न किसी अंदाज में नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल जो है वो करार दिया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि तमाम का तमाम ग्राउंड जो है वो उनको वजीर आजम बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। 11 दिसंबर को आपको बता दूं कि मीर बादशाह खान कैसरानी जो है उन्होंने नाअहली की केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए थे कि ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट में तरमीम दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो जनाब अब 4 तारीख को होपफुली ये फैसला आ जाएगा, और इस फैसले में आप देख लीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली की मुद्दत है उसको खत्म कर दिया जाएगा और वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर हमारे पास जो है वो मौजूद है। बल्ले के इंतखाबी निशान के बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है उस पर यह फैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील जो है सिकंदर मेमन उन्होंने आज दलाल दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवाए और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर भी सवाल उठाए गए, और सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर इंतखाबी निशान से मुतालिक इसका फैसला भी मुअत्तल किया, और पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट में भी उसने दरखास्त दायर की है, और एक अदालत जब मुंतखब की तो फिर दूसरी में नहीं जाया जा सकता, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। जिसके बाद हमने देखा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो फैसला है उसको इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर महफूज कर दिया गया और ये कल सुनाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली प्रेडिक्शन की जा सकती है कि शायद पेशावर हाईकोर्ट इससे पहले भी जो फैसले है पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से वो
वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में आए हैं और ये फैसला जो है हो सकता है इलेक्शन कमीशन का जो है उसको फैसले को जो है वो मुअत्तल के दरखास्त मुस्तरद कर दी जाए और उनका बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो बरकरार रखा जाए। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद भी आप ये बात जहन में रखिए कि पीटीआई के 90% कारकुनों के जो कागजात नामजदगी जो है उनको मुस्तरद किया गया है। तो किसी न किसी तरह पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने के लिए भी ग्राउंड मुकम्मल तैयार है और ये मुश्किलें पीटीआई के लिए मजीद बढ़ती जाएंगी। और इस पर अब हम देख रहे हैं कि पीटीआई के वो यूट्यूबर्स और वो दोस्त वो सहाफी जो कि पीटीआई की तारीफों के कलाबे बांध रहे थे, अब वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि पीटीआई के जो आपसी इख्तलाफात है और उनकी जो लीगल टीम है ये पीटीआई को मरवा रही है और इनके दरमियान आपस के जो नफाक है इनमें कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से पीटीआई के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसलिए पीटीआई के वो दोस्त जो सिर्फ पीटीआई के यूट्यूबर्स को देखते हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि दूसरे लोगों को भी देखना शुरू करें ताकि आपको रियलिटी पता चल सके। क्योंकि पीटीआई जितना मर्जी जोर लगा ले इंतखाबात के अंदर, पहली बात तो यह है कि पीटीआई को इंतखाबात तक जाने जरूर दिया जाएगा लेकिन आपकी मेन क़यादत कभी भी इंतखाबात नहीं लड़ सकेगी। इमरान खान इंतखाबात लड़ेंगे या नहीं, इस हवाले से बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ये बड़ी क्लियर पिक्चर है कि इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखा जाएगा और पीटीआई को माइनस इमरान खान के साथ ही इंतखाबात में जाना पड़ेगा। अगली वीडियो से मेरी आपसे मुलाकात होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले के बाद।